ग्रेट। सो आई बिलीव के लास्ट लेक्चर के बारे में हम अब काफ़ी कंफर्टेबल हैं। जस्ट टू हैव अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, लास्ट लेक्चर में हमने जो मेजर हमारी कोशिश थी वो ये थी कि हम कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग का फर्क समझ सकें। आई होप माई स्लाइड्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। इसकी बेसिक जो फंडामेंटल जो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी वो ये थी कि कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट के अंदर मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स सेम सर्वर के साथ सेम सर्वर पोर्ट नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन है। जैसे इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी कैन सी हमारे दो क्लाइंट्स थे, क्लाइंट ए ऑन दिस लेफ्ट side and client B on this right side. They could both talk to the same server at destination port number 6428. इसका मतलब ये था कि मैनी टू मैनी कम्युनिकेशंस पॉसिबल हैं। मुझे सिर्फ एक क्लाइंट साइड सॉकेट बनानी है और मैं किसी भी सर्वर से उसकी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे बात कर सकता हूँ। ऑब्वियसली सर्वर को जब पैकेट्स मिलेंगे तो पैकेट का जो रीड की एपीआई होगी वो सर्वर को उसके साथ में डेटा सेंटर की सॉकेट इंफॉर्मेशन भी दे रही होगी। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन लेस मल्टीकास्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्वर का आईपी और पोर्ट नंबर चाहिए होता है, कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होती पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कनेक्शन लेस सॉकेट जो है या यूडीपी सॉकेट जो है, इट इज आइडेंटिफाइड बाय द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। एक चीज को हमने याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैकेट्स में सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट नंबर जा नहीं रहा था, वो स्टैंडर्ड पैकेट फॉर्मेट है। जब भी यूडीपी का पैकेट जाएगा उसमें सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दोनों ही होंगी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम डीमल्टीप्लेक्स करके असल स्पेसिफिक सॉकेट को डेटा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को चेक करेगा। सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट नंबर को वो इस इक्वेशन में नहीं लाएगा। इसकी वजह से हम मैनी टू मैनी कम्युनिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज ये हम पहले से सीख चुके थे कि सॉकेट हमारा ग्लोबली एक यूनिक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होता है। डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के जरिए मेरी कनेक्शन लेस सॉकेट जो है वो एक यूनिक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट बनाती है। ये एंड पॉइंट जो है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये मेरे प्रोग्राम का एक इंटरफेस है असल में टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंटेड होती हैं यूजुअली जो मेरी ट्रांसपोर्ट और से नीचे की लेयर्स हैं किसी भी फॉर्म में। तो मेरी एप्लीकेशन जो है जस्ट हैंड्स ओवर दैट डेटा टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अपने जो भी सॉकेट के आईओ बफर्स होते हैं उनके अंदर उसको रख के तो उससे भेज और रिसीव करवा सकता है। जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम एक फीचर देना चाह रहे थे। वो फीचर भी हम इसलिए दे पाए क्योंकि हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट या टीसीपी सॉकेट जो थी उसमें 1-to-1 मैपिंग हमने ऑलरेडी करवा रखी थी। हमने कहा था कि पहले कॉल सेटअप होगी, जब कॉल सेटअप हुई कनेक्शन रिक्वेस्ट गई और रिसीवर ने एक्सेप्ट की तो उस कॉल सेटअप के जरिए हम ये एश्योर कर सकते थे कि सॉकेट का एक स्पेसिफिक पेयर जो है वो आपस में ही बात कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P3 ऑन दिस कंप्यूटर इज बाइंडेड टू प्रोसेस P4 इन ऑन दिस कंप्यूटर। ये बाइंडेड सॉकेट है, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, ये 1-to-1 मैपिंग के ऊपर चल रही है। ये दोनों पेयर्स जो हैं, दोनों कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स जो हैं, ये एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पाइप के दो एंड पॉइंट्स हैं। आप किसी भी एक साइड से लिक्विड फ्लो करेंगे तो पाइप के दूसरी साइड पे वो लिक्विड पहुंच जाएगा। जब हमने 1-to-1 मैपिंग देना शुरू कर दी सॉकेट में तो हमारे पास किसी भी सर्वर पे ये सिचुएशन भी हो सकती है और ये सिचुएशन भी हो सकती है। ऑब्वियसली जैसे हमने HTTP के केस में पढ़ा था कि हमारा एक सर्वर मल्टीपल साइमल्टेनियस सॉकेट्स खोल सकता है, क्लाइंट भी मल्टीपल साइमल्टेनियस सॉकेट्स खोल सकता है। तो मेरे पास किसी भी एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सॉकेट्स हो सकती हैं जितनी चाहूं मैं। जब ये सिचुएशन आती है तो अब यहाँ पे एक और डिजायर्ड चीज ये हो सकती है कि मेरा एक ही क्लाइंट एक ही सर्वर के साथ मल्टीपल साइमल्टेनियस सॉकेट्स पे कम्युनिकेट करें। रीजन उसकी यूजुअली ये होती है कि एक तो नेटवर्क्स में स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग, आप जितने ज्यादा बाइट्स नेटवर्क में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ज्यादा शेयर ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बाय ओपनिंग अप मल्टीपल चैनल्स असल में इस मशीन का जो आउटगोइंग इंटरफेस था कम्युनिकेशन के लिए, बीट इथरनेट कार्ड और वाईफाई और एनी कम्युनिकेशन इंटरफेस, उस आउटगोइंग कम्युनिकेशन इंटरफेस में से एक बड़ा शेयर इस प्रोसेस को मिलना शुरू हो जाएगा, ये उस प्रोसेस को मिलना शुरू हो जाएगा जिसने मल्टीपल साइमल्टेनियस कनेक्शंस खोले हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, यूजुअली आपके प्रोसेसेस के जो मैसेजेस होते हैं वो
काइंड ऑफ सिक्वेंशियल होते हैं, या जैसे हमने एक हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की बात की थी कि एक पैकेट का रिप्लाई आ रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ रहा है उसकी वजह से एप्लीकेशन लेवल पे, उस वजह से एट टाइम्स लेटेंसी बढ़ जाती है। तो मल्टीपल कनेक्शंस अलाउ करते हैं आप पैरेलल फाइल के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को डाउनलोड कर लें, या वेब के केस में मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप मुख्तलिफ फाइल्स मुख्तलिफ कनेक्शंस के ऊपर डाउनलोड कर लें। तो अब ये जो फैसिलिटी देनी थी कि सर्वर के ऊपर तो एक ही पोर्ट नंबर रहे लेकिन उस पोर्ट नंबर से अटैच्ड सॉकेट्स बहुत सारी हों, इसके लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ किया कि वो इनकमिंग जो पैकेट्स थे उनमें से सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट नंबर जो हैं उनको भी चेक करें। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर से सोर्स आईपी ए और सोर्स पोर्ट नंबर 9157 से मैसेज आ रहा है। अब जब ये इसका पैकेट इस सर्वर पे पहुंचता है तो इस पैकेट को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए चारों चीजें यूज होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि डेस्टिनेशन आईपी बी था, इस मशीन पे आने वाले तीनों पैकेट्स का डेस्टिनेशन आईपी बी है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 थी, इस मशीन पे आने वाले तीनों पैकेट्स की डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 है। लेकिन जब मैंने कहा कि सोर्स आईपी ए है, पोर्ट नंबर 9157 है, तो अब ये पैकेट जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इसी सॉकेट को हैंड ओवर हो सकता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट सिर्फ टीसीपी में मेरा एक क्लाइंट सेम सर्वर प्रोसेस के साथ मल्टीपल साइमल्टेनियस सॉकेट्स खोल सकता है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उन सभी सॉकेट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो है या सर्वर साइड पोर्ट नंबर जो है वो सेम हो। ठीक है, यही वो रूल है जिसको फॉलो करते हैं यूजुअली हमारे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं टू स्पीड अप दी वेब पेज ओपनिंग प्रोसेस। यही रूल जो है इसको फॉलो करते हैं हमारे फास्ट डाउनलोड मैनेजर्स टू स्पीड अप दी फाइल डाउनलोड प्रोसेस। ठीक है, अब हम अपने प्रोटोकॉल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। इस डिस्कशन पे हम प्रोटोकॉल हेडर को देखने के बाद आते हैं। जस्ट टू शो द सिंप्लिसिटी आई जस्ट वांट कि आप यूडीपी का जो प्रोटोकॉल हेडर है उसको एक दफा देखने की कोशिश करें। अगर हम गौर करते हैं तो सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वर एसेंशियल, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए चाहिए थे। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग ही फंडामेंटल और सबसे ज्यादा एसेंशियल सर्विस है। तो इस डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए मुझे सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स चाहिए थे। इन एडिशन टू दैट डेटा मेरे पास असल में सिर्फ 4 न्यू बाइट्स ऐड हुई हैं, लेंथ एंड चेकसम। ये मेरा यूडीपी का, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच हो रहा है। अगर यूडीपी पे मेरी कम्युनिकेशन हो रही होगी तो एवरी आउटगोइंग पैकेट एंड एवरी इनकमिंग पैकेट विल बी लेबल्ड विद दीज 8 बाइट्स ऑफ डेटा। ये मेरा एप्लीकेशन लेयर डेटा है जो नीचे स्टैक में बॉटम पे मौजूद है। ये मेरा HTTP का गेट मैसेज हो सकता है, पोस्ट मैसेज हो सकता है, DNS की कोई क्यूरी हो सकती है, SMTP का कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन डेटा है जो यहाँ पे मौजूद है। किसी वेब के लिए हो सकता है मैंने कोई इमेज ओपन किया है तो वो इमेज फाइल आ रही है। अगर हम देखते हैं तो हमें यहीं से हेडर को देखने से अंदाजा हो जाता है। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि ये दिस 32 बिट लाइन एक्चुअली टेल्स मी कि मेरे पास इस प्रोटोकॉल हेडर में हर लाइन जो है दैट एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ 4 बाइट्स ऑफ डेटा। कुछ हेडर्स आगे इस कोर्स में चल के मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मजीद बिट लेवल पे हमने चीजों को नंबर करके ज्यादा स्पेसिफाई करने की कोशिश की होती है कि बिट नंबर 10 क्या है और बिट नंबर 12 क्या है, ताकि आपने जब अपना कोड्स लिखने हो तो आप उसके बेसिस पे अपने पर्टिकुलर इफ वगैरह लगा सकें। अगर हम देखते हैं तो यूडीपी ने कुछ एनहांसमेंट नहीं दी है, सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग की 4 बाइट्स जो कि डिफॉल्ट में चाहिए थी वो ऐड की हैं। लेंथ का एक फील्ड ऐड किया है दैट टेल्स द रिसीवर के कितने बाइट्स ऑफ डेटा जो हैं वो रिसीव हुए हैं। लेंथ जो है इट इज अ 16 बिट फील्ड दैट एक्चुअली मींस कि 2 raised to power 16 मैक्सिमम अराउंड 65,000 bytes, around 65,000 bytes of data can be numbered by using these 16 bits। इसका मतलब ये है कि मेरे इस एप्लीकेशन डेटा में यूडीपी की अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि इससे ज्यादा बाइट्स नहीं आ सकती। अगर इससे ज्यादा डेटा है तो मुझे नया पैकेट बनाना है। जैसे जैसे हम नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर पे जाके देखेंगे, स्पेशली लिंक लेयर पे हम सीखेंगे कि असल में जो मेरा नेटवर्क लेयर पे पैकेट जो असल में मेरा पैकेट ट्रांसमिट हो रहा होता है उसमें से काफी कम डेटा साइज होता है। ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट जो यूडीपी ने ऐड किया है दैट इज चेकसम। चेकसम एक
प्रोसेस है जो पैकेट की इंटेग्रिटी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल हैश फंक्शन। आपका जो सेंडर साइड होती है वो यहाँ पे जीरोस पे ऐड करती है। इस पूरे पैकेट के ऊपर कोई मैथमेटिक फंक्शन अप्लाई करती है, यूजुअली एक्सऑर है चेकसम के केस में विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस जो कैरी इन वगैरह है। लिंक लेयर पे हम चेकसम्स कैलकुलेट भी करेंगे जाके खुद से। सेंडिंग साइड एक मैथमेटिकल हैश कंप्यूट करती है, उसको यहाँ पे लिख के भेज देती है, दैट इज अवर चेकसम। रिसीविंग साइड दोबारा यहाँ जीरोस पे ऐड करती है, हैश कंप्यूट करती है और अपने कंप्यूटेड हैश को इस ट्रांसमिटेड हैश से कंपेयर करती है। तो रिसीविंग साइड को एक फेयर आइडिया डेवलप हो जाता है कि जो पैकेट रिसीव हुआ था ओवर यूडीपी वो किसी वजह से उसकी कुछ बिट्स फ्लिप तो नहीं हो गई, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से। अगर फ्लिप हो चुकी हैं तो रिसीविंग साइड जो है इट कैन एक्चुअली डिस्कार्ड द पैकेट्स। अपने कुछ शेल कमांड्स देखी थी लिनक्स में, आई वुड इनकरेज कि आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि शायद आपके पास कुछ शेल कमांड्स मौजूद है जो आपको बता सकती हैं कि आपके पिछले कुछ टाइम में कितने पैकेट्स जो हैं वो चेकसम की वजह से डिस्कार्ड हुए हैं। इसके अलावा यूडीपी में किसी भी किस्म की एडिड कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद नहीं है। इसके एडवांटेज सबसे पहले मुझे ये हुआ कि मुझे सर्वर और क्लाइंट साइड पे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग ओवरहेड नहीं चाहिए था। Since there is no connection establishment needed, तो any client can start sending data as soon as it starts receiving data. मेरी सिर्फ एक क्लाइंट साइड सॉकेट या सर्वर साइड सॉकेट जो है बहुत से लोगों से बात कर सकती है, मैनी टू मैनी है। ठीक है, मैं मैक्सिमम डेटा रेट जो भी पॉसिबल जिस पे नेटवर्क में डेटा ले जाया जा सकता है उस पर डेटा भेज सकता हूँ। ये इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज जो यूडीपी के केस में आता है वो खुद से कंजेस्शन कंट्रोल का ना होना आता है। टीसीपी के केस में जाके देखेंगे कि टीसीपी नेटवर्क के पैरामीटर्स के हिसाब से अपना सेंडिंग रेट एडजस्ट कर रहा होता है। यूडीपी में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यूडीपी जितना तेज आपकी एप्लीकेशन डेटा देगी उतना ही तेजी से डेटा भेजने की कोशिश शुरू कर देगा। तो उसमें नेटवर्क में कॉन्जेस्शंस आ सकते हैं, ऑब्वियसली यूजुअली आते नहीं हैं क्योंकि पैकेट लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं, राउटर्स ऐसे पैकेट्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यूडीपी जो है वो कॉन्जेस्शन का ख्याल नहीं रखता, एक रीज़न। दूसरी जो चीज़ है यूडीपी में रिलायबिलिटी नहीं है। पैकेट्स जो ट्रांसमिटेड थे इट इज़ द बेस्ट एफर्ट सर्विस। जैसे आपकी पोस्टल सर्विस है, मैंने किसी भी पोस्ट बॉक्स में पीओ बॉक्स में कोई लेटर अपना ड्रॉप किया, वो यूजुअली इट गेट्स डिलीवर्ड, लेकिन हो सकता है ना भी डिलीवर हो सके। तो रिलायबिलिटी इज नॉट देयर। नंबर 3, ऑर्डर नहीं है, पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। पैकेट 3 कैन रीच द डेस्टिनेशन बिफोर पैकेट 1। तो यूडीपी उनका ऑर्डर सही करने की कोशिश नहीं करता, इट सिंपली पासेस दोस पैकेट्स टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चाहे तो उसको जैसे भी प्रोसेस करे। अब सवाल आता है कि यूडीपी की मुझे जरूरत क्यों है, ना मुझे रिलायबिलिटी मिल रही है, ना मुझे इन ऑर्डर पैकेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ना ही नेटवर्क का ख्याल रखता है। तो इसकी जरूरत मुझे ऐसी एप्लीकेशंस के लिए आती है जहां पे हम लॉसेस टॉलरेट कर सकते हैं। सबसे पहले वॉइस है, फॉर एग्जांपल मेरी वॉइस कॉल में आई कैन अफोर्ड टू हैव मे बी 0.5% ऑफ द पैकेट लॉसेस में बहुत आराम से एक बड़ा अच्छा वॉइस कॉल का एक्सपीरियंस फिर भी ले सकता हूँ। लाइव मैच ब्रॉडकास्ट हैं, ठीक है, आई एम नॉट बॉदर्ड अगर मेरी 49th ओवर की एक बॉल जो थी वो मुझे सही से नजर नहीं आई। ठीक है, आई एम मोर कंसर्न कि जो अभी अगले वाला लाइव बॉल हो रहा है मैच के अंदर वो मुझे देखना है। ठीक है, तो ऐसी जगह जहां पे हम थोड़े बहुत टॉलरेट कर सकते हैं लॉसेस, इंटरनेट कम्युनिकेशंस हैं, आपकी वॉइस इंटरेक्टिव वॉइस कॉल्स हैं, ग्रुप वॉइस कॉल्स हैं, ग्रुप वीडियो कॉल्स हैं, आप लॉसेस टॉलरेट कर सकते हैं थोड़े बहुत। इसके अलावा ऐसी एप्लीकेशंस जहां पे हम समझते हैं कि सर्वर साइड पे या क्लाइंट साइड पे बहुत ज्यादा ओवरहेड ऐड हो सकता है प्रोसेसिंग की वजह से, वहां पे भी हम यूडीपी पे चले जाते हैं। मसलन डीएनएस था, हम चाहते थे कि ऐसी सर्विस जिसमें टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स पर सेकंड डीएनएस सर्वर से मुख्तलिफ यूआरएल्स के बारे में पूछ सकें। डीएनएस सर्वर्स को एक बड़ा फास्ट किस्म का लुकअप का मैकेनिज्म बनाना था जो मल्टी मिलियन सर्चेस पर सेकंड परफॉर्म कर सके। तो उस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमने वहां से जो है ट्रांसपोर्ट लेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया। ठीक है, तो यही बेसिकली
डिस्क्रिप्शन थी जो यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश की थी। एक टर्म नो फ्रिल्स बेयर बोन्स की यूज होती है, ये जस्ट टू टेल के यूडीपी कोई एडिड एफर्ट नहीं देता, जस्ट एक चेकिंग का मैकेनिज्म ऐड कर देता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ठीक है, और एक लेंथ का फील्ड ऐड कर देता है। बेस्ट एफर्ट सर्विस है, कनेक्शन लेस है, डीएनएस यूज करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है एसएनएमपी, वो इसको यूज करता है। वीडियो स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। आफ्टर गोइंग थ्रू यूडीपी, अब हम टीसीपी को बेहतर से देखने की पोजीशन में हैं। अगेन टीसीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि हम टीसीपी का हेडर जो है इससे गुजरने की कोशिश करें। जैसे हमने कहा किसी भी प्रोटोकॉल का हेडर, बाय हेडर आई मीन कि जो मेरा एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा आया था मैंने उसके ऊपर, उसी एरे के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा बाइट्स जो हैं ऐड करनी है, दैट मेक्स माय हेडर ऑफ दैट प्रोटोकॉल। यूजुअली हेडर हर पैकेट के साथ अटैच होता है और स्टैंडर्ड होता है, तो टीसीपी के हर आउटगोइंग पैकेट के साथ ये हेडर अटैच होता है। इफ आई ट्राई गोइंग थ्रू दिस हेडर, सबसे पहले तो मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास 4 बाइट्स के 1 2 3 4 एंड 5 रोज हैं, तो मेरा जो टीसीपी हेडर है एटलीस्ट 20 बाइट्स लॉन्गर होगा। ये मेरा डिफॉल्ट टीसीपी हेडर साइज है। देन देयर इज वन ऑप्शंस फील्ड। ऑप्शंस फील्ड मुझे अलाउ करता है कि मैं टीसीपी हेडर को ज्यादा बड़ा भी कर दूं। सिंस यू आर डूइंग सम वायरशार्क असाइनमेंट्स, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वायरशार्क पे फिल्टर्स के जरिए जो है यू शुड ट्राई फाइंडिंग आउट दोस टीसीपी पैकेट्स जिनमें हेडर का फील्ड जो था वो 20 बाइट्स नहीं था। देन ट्राई गोइंग थ्रू द रैशनल कि उस एप्लीकेशन ने वो हेडर बड़ा क्यों यूज किया था। आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो बड़े हेडर के साथ डेटा भेज रही हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम टीसीपी के हेडर की इंफॉर्मेशन पे जाने से पहले फीचर्स देखते हैं जो जो ये हेडर हमें देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, जिसको हमने कनेक्शन ओरिएंटेड मल्टीकास्ट में देखा, डीमल्टीप्लेक्सिंग में देखा था। देयर इज ओनली वन सेंडर, देयर इज ओनली वन रिसीवर ऑफ ईच कम्युनिकेशन सेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स जो है वो पेयर्ड हैं 1-to-1 मैपिंग के साथ। टीसीपी रिलायबिलिटी को एश्योर करता है। टीसीपी मेक्स श्योर वंस इट ट्रांसमिट्स द डेटा, TCP makes sure that the data gets delivered to the destination. Obviously इसने कुछ टाइमर्स चला रखे हैं, उस टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट डेटा रिसेप्शन की नहीं आती है तो TCP कैन अंडरस्टैंड कि डेटा जो है डिलीवर नहीं हुआ है डेस्टिनेशन पे। लेकिन अब मेरी एप्लीकेशन को ये काम नहीं करना है, मेरी एप्लीकेशन ने सिंपली सेंड कॉल किया है। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं कि कितनी नंबर ऑफ रीट्राइज करनी है और कितनी देर तक कोशिश करते रहना है, कब जाके एज्यूम करना है कि कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, वो सारी चीजें मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ गई। इन ऑर्डर बाइट स्ट्रीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीपी जो है डेटा को इन ऑर्डर फॉर्म में हैंड ओवर करता है एप्लीकेशन को। डजंट मैटर कि मुझे पैकेट नंबर 3 पैकेट नंबर 1 से पहले मिल गया था, टीसीपी ऐसे पैकेट्स को अपने पास बफर में रखेगा, डेटा को इकट्ठा करके इन ऑर्डर करेगा। जब पैकेट नंबर 1 और 2 आ जाएगा तो इन तीनों पैकेट्स को एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर सकता है। तो एप्लीकेशन जो है उसको अब इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है कि रिसीव्ड पैकेट्स का ऑर्डर क्या था, वो डेफिनेटली इन ऑर्डर है। तो अब मेरी एप्लीकेशन के कोड साइजेस छोटे होना शुरू हो गए। बाइट स्ट्रीम, इसको हम लेक्चर के आखिर तक जाके थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। टीसीपी में जब पैकेट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं हम लोग और हम ख्याल रख रहे होते हैं कि कितना डेटा चला गया और कितना अभी एक्नॉलेज होने की जरूरत है, तो उस वक्त हमारे पास ऑप्शन थी कि हम पैकेट की स्ट्रीम का ख्याल रखें या बाइट्स का। तो टीसीपी का डेटा असल में बाइट नंबर्ड है, ठीक है। तो यू कैन एज्यूम कि ये है तो सेगमेंट ही, ये है तो एक इंडिविजुअल पैकेट ही, लेकिन हाँ डेटा को लॉजिकली एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्म में देख रहे हैं। मैं डेटा की बाइट नंबरिंग के हिसाब से अपनी काउंटिंग पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल सेगमेंट्स अनएक्नॉलेज्ड फॉर्म में मैं टीसीपी के ऊपर भेज सकता हूं, तो वो जो लेटेंसी होती है वेट एंड सेंड की वो खत्म हो जाती है। ये यूटीपी के ऊपर भी ये लेटेंसी वैसे नहीं है। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है, सेंडर और रिसीवर कैन बोथ बी सेंडिंग डेटा एट द सेम टाइम एंड एक्चुअली कैन बोथ बी एक्नॉलेजिंग फॉर दैट रिसीव्ड डेटा एट द सेम टाइम। एक ही पैकेट हेडर के अंदर डेटा सेंडिंग की डिटेल और पिछले रिसीव डेटा की एक्नॉलेजमेंट की डिटेल मौजूद है। अभी हम पैकेट हेडर को देखते हैं।
कनेक्शन ओरिएंटेशन है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियसली देयर इज सम हैंडशेक मैकेनिज्म इन्वॉल्व। इस हैंडशेक का एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमने अपने HTTP के केस में लिया था जब व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दोस राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेशंस। TCP इज फ्लो कंट्रोल्ड एंड कंजेस्शन कंट्रोल्ड। ये दो बहुत एसेंशियल फीचर्स हैं TCP के। TCP इज फ्लो कंट्रोल्ड। फ्लो कंट्रोल नेटवर्क्स में जब भी आती है, बाय फ्लो कंट्रोल वी मीन कि फास्ट सेंडर स्लो रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा नहीं भेजता। कंसीडर अ स्मॉल रास्पबेरी पाई और एन आर्डिनो कनेक्टेड टू अ जाइगेंटिक डेटा सेंटर जिसने बहुत एनॉर्मस वॉल्यूम्स में डेटा सेंड करना है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे उस आर्डिनो की या उस रास्पबेरी पाई उस छोटे स्टोर एंड फॉरवर्ड जैसी कॉपी एंड फॉरवर्ड जैसी स्टोरेज रखने वाली डिवाइस जो हैं उनमें डेटा को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। तो TCP सेंडर जो है इट एक्चुअली अडॉप्ट्स टू द रिसीवर्स रिसीविंग कैपेसिटी, नंबर वन। नंबर टू, TCP इज कॉन्जेस्शन कंट्रोल। कॉन्जेस्शन को हम अपने ओवरव्यू के लेक्चर्स में काफी डिटेल में देखते रहे। कॉन्जेस्शन नेटवर्क को डील करता है, फ्लो कंट्रोल एंड सिस्टम को डील कर रहा था। जब हमने फ्लो कंट्रोल कहा था तो हमने कहा था कि फास्ट सेंडर स्लो रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा ना भेजें। अब जब हम कंजेस्शन कंट्रोल कह रहे हैं तो उससे ज्यादा मुराद ये है कि TCP सेंडर नेटवर्क की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा नेटवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस ना करें। कंजेस्शन कब आती है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। कंजेस्शन की मैंने आपको मिसाल दी थी कि मेरे जो राउटर्स और उनकी कनेक्टेड जो वायर्स या लिंक्स हैं दे आर जस्ट लाइक कम्युनिकेशन पाथवेज। ठीक है, और मेरे राउटर्स जो हैं दे आर जस्ट पैकेट स्विचेस जिनमें से मेरी ट्रैफिक गुजर के जा रही है। ऑब्वियसली उन कम्युनिकेशन पाथवेज की कोई कैपेसिटी होगी, उन पैकेट स्विचेस की कोई कैपेसिटी होगी जितना डेटा उनसे गुजर सकता है। अगर डेटा अराइवल रेट जो है वहां से गुजरने के रेट से ज्यादा है तो ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे पैकेट्स को वेट करना पड़ेगा और ये वेट इंडेफिनेटली बढ़ना भी शुरू हो सकता है। तो TCP ट्राइज के अपने सेंडिंग को इस तरह से एडजस्ट करे कि नेटवर्क में कंजेस्शन ना आए। इसका मतलब ये है कि जब भी TCP कनेक्शन फील करेगा कि नेटवर्क में कंजेस्शन आ रही है वो अपना सेंडिंग रेट स्लो करना शुरू कर देगा। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो समझने का है वो ये है कि TCP किसी भी फॉर्म में नेटवर्क के राउटर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। TCP के हेडर में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे वो नेटवर्क के हेडर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन करके कुछ इंफॉर्मेशन परसीव करे। ऑल्दो इट्स नॉट यूज फील्ड को कुछ राउटर्स यूज करते हैं लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाते। TCP एंड सिस्टम पे रह के परसीव करता है। ऑब्वियसली TCP के पास परसीव करने के दो ही मैकेनिज्म्स हैं। पैकेट भेजा था, पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। TCP कैन अज्यूम के राउटर पे कंजेस्शन आ गई होगी तो उसने पैकेट डिस्कार्ड कर दिया। या पैकेट भेजा था, एक्नॉलेजमेंट बहुत देर से आई, तो TCP कैन अज्यूम के नेटवर्क में कंजेस्शन आ रही है तो सेंडिंग रेट स्लो कर देना चाहिए। तो उसका सेंडिंग रेट जो है अडॉप्ट हो रहा होता है हर कुछ देर के बाद with the available network's capacity. Now we try going through this TCP header. Source port number and destination port number were there. हमने जो है मल्टीकास्टिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को पढ़ा था। अब हम जो एडिशनल फील्ड्स हैं, एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। चेकसम आप लोग देख चुके हैं, चेकसम UDP में भी था। हमने कहा था TCP सेंडर TCP रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा नहीं भेजता। दैट एक्चुअली मींस कि TCP सेंडर इज एक्चुअली अवेयर ऑफ द करंट बफर स्पेस एट द TCP रिसीवर। यानी TCP का जब भी कोई पैकेट जाएगा सेंडर और रिसीवर दोनों अपनी अपनी बफर स्टेट शेयर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मशीन A से मशीन B पे कोई पैकेट जा रहा था जिसका TCP हेडर था तो मशीन A अब अपना अवेलेबल रिसीव बफर स्पेस जो है इसमें एडवर्टाइज करेगी। ऐसे ही मशीन बी से जब मशीन ए पे कोई पैकेट आएगा तो वो अपनी बफर स्पेस एडवर्टाइज करेगी। तो इस बफर स्पेस में अवेलेबल नंबर ऑफ बाइट्स टेल्स द सेंडर के कितने अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स सेंडर भेज सकता है। इसके बाद सेंडर जो है अपना सेंडिंग रेट रोक देता है जब तक कि मजीद डेटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। इन ऑर्डर डेटा की हमने बात की थी कि TCP डेटा पैकेट्स को अपने पास बफर में रखता है, गैप्स को फिल करता है, फिर एप्लीकेशन को हैंड ओवर करता है। वी मे कम अक्रॉस सिचुएशंस जहां पे हमें डेटा बहुत तेजी से देना हो तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हमारे पास एक पुश फ्लैग है और एक अर्जेंट डेटा फ्लैग है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन दोनों का पर्पस और
आप अपने वायरशार के जरिए ऐसे पैकेट्स ढूंढने की कोशिश करें जिनमें ये यूज होते हो। ये दोनों बेसिकली एप्लीकेशन को जल्दी डेटा देने के लिए हैं। अगर अर्जेंट डेटा फ्लैग है तो दैट टेल्स कि मेरे इसी पैकेट में कुछ डेटा है जिसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे मौजूद है। वो डेटा जो है इट हैज टू बी डिलीवर्ड टू द एप्लीकेशन इमीडिएटली। ऐसे ही पुश का फ्लैग भी डेटा को तेजी से पुश करने के लिए यूज होता है। जब टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है क्लाइंट और एक सर्वर के दरमियान, तो क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट मैसेज आता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट मैसेज को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हमने अपनी वेब के केस में पढ़ा था। ये टाइम एक राउंड ट्रिप टाइम लेता है। अब इस पैकेट एक्सचेंज के दरमियान में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती सेंडर और रिसीवर में। क्लाइंट और सर्वर जस्ट एग्री ऑन सर्टेन पैरामीटर्स के वो क्या करेंगे। तो जस्ट टू शो कि कनेक्शन सेटअप के लिए मैसेज गया है, इसमें डेटा नहीं है, ये एक बिट है जिसको सिंक्रोनाइजेशन बिट कहा जाता है। इसको ऑन करके पैकेट को भेजा जाता है। तो ऐसे पैकेट को सिंक्रोनाइजेशन या सिन पैकेट कहा जाता है। ऑब्वियसली डेस्टिनेशन जब एक्नॉलेज करेगी इस पैकेट को, रिप्लाई भेजेगी, तो वो एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भी ऑन करेगी और सिंक्रोनाइजेशन का फ्लैग भी ऑन करेगी। तो ऐसा पैकेट जो सिंक्रोनाइजेशन की एक्नॉलेजमेंट के लिए आता है वो सिन एक् पैकेट कहलाता है। जो पैकेट सिर्फ डेटा के एक्नॉलेजमेंट के लिए आएगा उसमें सिन बिट 0 हो जाएगी, तो सिन बिट यूज नहीं होगी। कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए फिनिश का मौजूद है। अगर किसी भी टाइम पे टीसीपी कनेक्शन अनहैंडल्ड स्टेट में जाता है या एनी ऑफ द क्लाइंट और सर्वर फील्स के कनेक्शन में कुछ एनॉमलीज आ रही हैं, तो दे कैन यूज दिस रीसेट फ्लैग, जिसके बाद वो दोबारा से 00 से शुरू हो जाते हैं। सिंस टीसीपी हेडर साइज इज वेरिएबल, तो मुझे हेडर लेंथ बताने की जरूरत है। यूडीपी हेडर में अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास 8 बाइट फिक्स्ड हेडर मौजूद था, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर नहीं जा रही थी। टीसीपी हेडर में हमने कहा था इट इज एटलीस्ट 20 बाइट्स लॉन्ग। इसके बाद ऑप्शंस का फील्ड मौजूद है। क्योंकि पैकेट काफी बड़ा भी हो सकता था और हेडर लेंथ मेरे पास सिर्फ 5 बिट लॉन्ग है, तो इसका मतलब यह है कि 2⁵ 32 बिट तक भी डेटा बता सकता था। तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा करने के लिए हमने ये कहा कि हमारा टीसीपी हेडर जो होगा वो हमेशा इन मल्टीपल्स ऑफ 4 बाइट्स होगा, और मैं यहाँ पे 4 बाइट्स से मुराद देख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेंडिंग अ डिफॉल्ट टीसीपी हेडर, तो आई वुड बी सेंडिंग 5 इन द हेडर फील्ड दैट वुड टेल द रिसीवर कि उसके पास 5 × 4 20 बाइट हेडर रिसीव हुआ है। यहाँ पे हेडर लेंथ देने का एडवांटेज ये है कि नाउ रिसीवर नोज कि उसने एरे के किस इंडेक्स से एप्लीकेशन लेवल डेटा को रीड करना शुरू करना है। इसके बाद हमारा टीसीपी का सबसे एसेंशियल हिस्सा आ जाता है, which is sequence number and acknowledgement numbers. Any questions so far? सर जी सर। सर यूडीपी अपना कंप्लीट लेंथ सेंड करता है, लेकिन टीसीपी जो है सिर्फ हेडर लेंथ सेंड कर रहा है। जी असल में टीसीपी के पास बाइट्स कम हो रही थी, और काफी बेसिकली जब भी आपके प्रोटोकॉल हेडर्स बनते हैं पब्लिक डोमेन में, तो जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी काफी एक डिस्कशन के बाद ये चीज आती है। टीसीपी हेडर इतना बड़ा हो रहा था कि उसकी डिस्कशंस के बाद ये एग्री किया गया कि हेडर के पूरे पैकेट की लेंथ का फील्ड नीचे नेटवर्क लेयर में भी मौजूद है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है, तो हम उस डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। यूडीपी का हेडर साइज क्योंकि छोटा ही था और दूसरे पैरामीटर्स एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, या शायद किसी हद तक ये अजम्पशन ली गई होगी कि हम इसको दूसरे प्रोटोकॉल्स के भी ऊपर भी चलाएं, ठीक है। तो यूडीपी ने हेडर लेंथ पैकेट की लेंथ ऐड की। हेडर लेंथ यूडीपी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यूडीपी का हेडर नोन था। व्हेनेवर वी रिसीव अ यूडीपी पैकेट वी विल रिसीव 8 बाइट्स ऑफ हेडर, ठीक है, बाकी उसके बाद डेटा होगा। टीसीपी ने डेटा का फील्ड हटा दिया अंडर एन असम्पशन कि हमारी नेटवर्क लेयर में लेंथ का फील्ड मौजूद होता है, तो यहाँ पे 2 बाइट एक्स्ट्रा ऐड करना सिंपली रिडंडेंसी है डेटा की। लेंथ का फील्ड था वेरिएबल था, तो यहाँ से मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जब भी मेरा हेडर लेंथ वेरिएबल होगी तो मुझे हेडर लेंथ बतानी होगी कि कितने बाइट का हेडर है, या मुझे एंड ऑफ हेडर का कोई मैकेनिज्म रखना होगा। अगर आप याद करें तो HTTP हेडर में
हेडर लेंथ नहीं बताई गई थी, लेकिन एंड ऑफ हेडर का एक मैकेनिज्म था, कैरेज रिटर्न, लाइन फीड, उसके बाद दोबारा एक डॉट आता था और फिर कैरेज रिटर्न और लाइन फीड आता था। ठीक है, तो बेसिकली ये रीजन था। जी सर, यही क्वेश्चन था आपका? यस सर। फाइन, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? यस सर, जब हमारे पास अर्जेंट फ्लैग जो होगा चेक्ड होगा, तो सर ये क्या नेटवर्क लेयर में क्यूज के अंदर इसको फ्रंट पे ले जाया जाएगा इस मैसेज को? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर लेयर अपनी लेयर की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। मेरे किसी भी नेटवर्क डिवाइस के लिए, किसी भी पैकेट स्विच के लिए ये वायलेशन है रूल्स की कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर को जाके एक्सेस करें। तो नेटवर्क लेयर के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, नेटवर्क लेयर इस बारे में नहीं जानती। तो नेटवर्क के बफर से डेटा वैसे ही पहुंचेगा। वंस दैट डेटा रीचेस माय डेस्टिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है, जो कि डेस्टिनेशन पे पहुंच के अब बफर्स को देख रहा है, तो वहां पे अर्जेंट डेटा का फ्लैग यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। दूसरी चीज, टीसीपी, जब हम आईपी नेटवर्क की बात करते हैं तो आईपी यहां से एक अच्छा सवाल जनरेट होता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम प्रायोरिटी दे सके कुछ यूजर्स को कुछ दूसरे यूजर्स के ऊपर, या कुछ सर्विसेज को कुछ दूसरी सर्विसेज के ऊपर। तो आईपी नेटवर्क्स में बहुत डिटेल में नहीं है, ऑल्दो वी आर ट्राइंग। हम आईपी हेडर में जाके भी देखेंगे और जो है वर्जन 6 के हेडर में भी देखेंगे, ऑल्दो वी आर ट्राइंग, हम कुछ फीचर्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन अक्रॉस द इंटरनेट हमारे पास इस तरह की फीचर्स मौजूद नहीं है। ऑल्दो मैं अपने आईएसपी से अपनी हद तक थोड़ी सी सर्विस ले सकता हूँ, मेरी आईएसपी मेरे पैकेट्स को हो सकता है कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही हो। ठीक है, हो सकता है कॉलेज की आईएसपी मेरी ट्रैफिक को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देके भेज रही हो। इस हद तक चेक यहाँ के बफर्स पे तो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे राउटर्स हमारी ऑटोनॉमी, हमारे कंट्रोल में हो सकता है मुझे वो ये कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करती हो, और यस सच राउटर्स डू एग्जिस्ट। लेकिन वंस माय डेटा पैकेट्स स्टार्ट रीचिंग द पब्लिक इंटरनेट, तो उन राउटर्स पे तो मेरी ऑटोनॉमी नहीं है ना, मेरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो वो राउटर्स मेरी ट्रैफिक को बाकी नॉर्मल ट्रैफिक की तरह ही डील कर रहे होंगे, अपने ही ऑर्डर में चला रहे होंगे। तो बेसिकली नेटवर्क्स में, आईपी नेटवर्क्स में ये थोड़ा सा एक 4 पॉइंट भी है। बहुत सी सर्विसेज एक ही टाइम पे इवॉल्व की थी, ये डिजाइन ज्यादा पॉपुलर हो गया। नाउ वी डू नीड कि हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज को एटलीस्ट, अगर यूजर्स को हमने नहीं भी देना है तो मुख्तलिफ सर्विसेज को मुख्तलिफ ट्रीटमेंट चाहिए। इंटरेक्टिव वॉइस कॉल जो है ये यूजलेस हो जाती है अगर इसमें डिलेज ऐड हो जाते हैं तो। ठीक है, ग्रुप कॉल्स यूजलेस हो जाती हैं अगर में डिलेज ऐड हो जाते हैं तो। ऑन दी अदर हैंड एक फाइल डाउनलोड का फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें 10 मिनट डिले ऐड भी हो जाए तो। डाउनलोड लेट हो जाएगा लेकिन फाइल आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो वी डू वांट कि हमारे पास सर्विसेज हो। ठीक है, तो टाइप ऑफ सर्विस के हिसाब से नेटवर्क लेयर पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन एसेंशियल अक्रॉस द इंटरनेट हमारे पास ना तो एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन की गारंटीज मौजूद हैं, ना हमारे पास आईपी लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर जो इससे नीचे होगी जिसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे, वहां पे ना तो हमारे पास एंड टू एंड रिलायबिलिटी की फैसिलिटी मौजूद है, ना इन ऑर्डर पैकेट्स की फैसिलिटी मौजूद है, ना प्रेफरेंशियल सर्विसेज की फैसिलिटी मौजूद है। ठीक है, वर्जन 6 में आहिस्ता आहिस्ता हम इवॉल्व कर रहे हैं, शायद कुछ अर्से के बाद हमारी अक्रॉस द इंटरनेट हम कह सकें कि जी अब हमारे जो टाइप ऑफ सर्विसेज हैं या जो सर्विस क्लासेस हैं उसका ख्याल रख के ट्रैफिक फॉरवर्ड होती है। एनी अदर क्वेश्चंस? सर पहले हमने डिस्कस किया था कि टीसीपी के अंदर जब हम लोग एक अपनी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कर सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग से। ये एप्लीकेशन लेयर करेगी, टीसीपी नहीं करेगा। जी देखिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं, टीसीपी के अंदर देखिए मेरी एक फाइल थी जो मैं डाउनलोड कर रहा था एक कनेक्शन के ऊपर। वो फाइल बहुत बड़ी, एक जीबी की फाइल है, तो ये मुझे कई 100 पैकेट्स भेजने हैं, कई हजार पैकेट्स भेजने हैं। सही है, अब मैं ये हो सकता है कि पैकेट्स को बैक टू बैक भेजना शुरू कर दूं। वो फाइल के सेगमेंट्स हैं, फाइल के चंक्स हैं, फाइल के पैकेट्स हैं। ठीक है, वो तो मैं बैक टू बैक भेज सकता हूं विदाउट रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सर्वर। वजह क्या थी ये फीचर देने की? वजह ये थी कि अगर मैं पैकेट भेजता हूँ, सर्वर कहता है ओके रिसीव्ड, फिर अगला पैकेट भेजता हूँ, ऐसे प्रोटोकॉल्स को टाइम एंड वेट बेस्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है। टाइम एंड वेट बेस्ड प्रोटोकॉल्स का नुकसान ये होता है लेटेंसी बहुत बढ़ना शुरू हो गई। मैं वेट कर रहा हूँ, सर्वर कहेगा ओके रिसीव्ड का, और उस टाइम पे कैपेसिटी जाया हो रही है।
ठीक है, तो मैं बैक टू बैक पैकेट भेजता हूं। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल साइमल्टेनियस डिफरेंट पैकेट्स या डिफरेंट डेटा भेजना है, तो उसकी लॉजिक या उसका ख्याल टीसीपी नहीं रख सकेगा। टीसीपी उनको ले जाएगा, टीसीपी उनकी नंबरिंग करवा देगा, लेकिन उसका ख्याल अब एप्लीकेशन को रखना है। डेस्टिनेशन एप्लीकेशन तक पैकेट्स पहुंच जाएंगे, वो जो है इट कैन चूज के उसने कैसे आइडेंटिफाई करना है। और यूजुअली जो, क्योंकि सॉकेट्स बनाना बहुत आसान है, और जस्ट टू गिव गाइडलाइन कि अगर मैं ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ तो यूजुअली मैं फाइल्स को, अगर रीजनेबली लार्जर या इवन मॉडरेट साइज की फाइल्स भी है ना, तो यूजुअली आई विल ओपन अप अ डिफरेंट सेपरेट सॉकेट फॉर ईच फाइल। उसकी ट्रांसमिशन के बाद में उसको क्लोज कर दूंगा। मुझे एप्लीकेशन पे मेरा कोड छोटा होना शुरू हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक फंक्शन लिखना है सेंड डेटा ओवर सॉकेट का, जिसमें 5, 10, 15 लाइंस हैं। जितनी भी फाइलें कॉल होती जाएंगी उतनी दफा मैं उस फंक्शन को एज अ थ्रेड फंक्शन कॉल करता जाऊंगा। सही है, वो फंक्शन दो चीजें इनपुट लेता है, सॉकेट की आई एड्रेस और वो फाइल का जो है लोकेशन। वो फंक्शन उठा के फाइल, तो जब आप बेसिकली इस डिजाइन को बार बार फोकस करना और आर्किटेक्चर को बार बार फोकस करने में मेरा मकसद ही ये है कि हम ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें जो स्ट्रेचेबल हो, स्केलेबल हो, बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत छोटे कोड में लिखी गई हो, तो एप्लीकेशन मैनेज करना आसान हो जाता है। वरना आपके नेटवर्क के कोड्स बड़े मुश्किल होना शुरू हो जाएंगे। यस, एप्लीकेशंस कैन सेंड डेटा मल्टीपल फाइल्स ओवर द सेम कनेक्शन, लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस को के कोड को हैंडल करना एज एन एप्लीकेशन डेवलपर आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता जाएगा। वो जब आप डेवलपमेंट करने जाएंगे, अपनी लैब्स इस चीजों पे करने जाएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिसीवर ने अब डिस्टिंग्विश तो करना है ना कि ये वाली बाइट्स किस फाइल की थी। टीसीपी तो नंबर करके बाइट्स आपको दे देगा, बाइट नंबर डेटा आपको मिलेगा कनेक्शंस के दरमियान। अगर दोनों कनेक्शंस ने, एक सेंडर ने एक रिसीवर को 1 GB डेटा भेजा है, तो वो 1 GB की नंबरिंग मौजूद होगी। 2⁻30 जो है नंबर्ड फाइल्स जो होंगी, बाइट्स जो होंगी, वो काउंटिंग में पूरी होंगी। उससे आगे कौन से वाला हिस्सा कहाँ रखना था वो फिर एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा। सही, वो नंबरिंग कैसे होती है अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन सो फार? थैंक यू सर। ग्रेट, हम आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है डेटा सेंडिंग और एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म, रिलायबिलिटी कि ये दो एट्रीब्यूट्स जो हैं ये डेटा की रिलायबिलिटी को एश्योर करने के लिए। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। हम एक ऐसा फीचर चाहते थे जिसमें मेरी दो एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट करती रहें। मेरी दो एंटिटीज हैं, एक मेरा सर्वर है, एक मेरा क्लाइंट है, ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अब मुख्तलिफ कम्युनिकेशन सेशंस आर पॉसिबल। वी मे कम अक्रॉस सिचुएशंस जहां पे सिर्फ क्लाइंट ने सर्वर को डेटा भेजना है, सर्वर ने कुछ नहीं भेजना, तो सर्वर एक्नॉलेजमेंट के पैकेट भेजता रहेगा। वी मे कम अक्रॉस सिचुएशंस जहां पे सिर्फ सर्वर ने क्लाइंट को डेटा भेजना है, क्लाइंट ने कुछ नहीं भेजना, फाइल डाउनलोड है, तो क्लाइंट को सर्वर पैकेट्स भेज रहा है डेटा की, क्लाइंट एक्नॉलेज कर रहा है। वी मे कम अक्रॉस सिचुएशंस जहां पे दोनों ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, वॉइस कॉल है, दोनों लोग बात कर रहे हैं, दोनों लोगों से डेटा जो है आ जा रहा है। ठीक है, इसमें भी पैटर्न्स बदलेंगे। कभी क्लाइंट की सेंडिंग साइड ज्यादा डेटा भेजने लग जाएगी, सर्वर की सेंडिंग साइड कम डेटा भेजने लग जाएगी। कभी सर्वर की सेंडिंग साइड ज्यादा डेटा भेजने लग जाएगी, क्लाइंट की सेंडिंग साइड जो है कम डेटा भेजने लग जाएगी। तो हमने इन सारी चीजों को हैंडल करना है, मैनेज करना है। तो हमने प्रोटोकॉल के अंदर ये 4 और 4 बाइट सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर की रखनी। हमने क्या अलग से डेटा को एक्नॉलेज करना, तो हमेशा से एक ओवरहेड या वेस्टेज बनेगी। तो हम अपने डेटा पैकेट के अंदर ही बता देते हैं कि जो पिछला डेटा मुझे रिसीव हुआ था वो ये था। दूसरी चीज, एक सवाल आता था कि हम अब डेटा को पैकेट नंबर करें या बाइट नंबर करें। तो आफ्टर डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स एग्री किया गया प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड के अंदर कि बाइट नंबरिंग ज्यादा आसान है। इसमें हम किसी हद तक डेटा की पैकेट बाउंड्री से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मेरा डेटा जो है बाइट नंबर्ड एक स्ट्रीम की फॉर्म में मुझे विजुलाइज होना शुरू हो जाता है। मैंने 10 पैकेट भेजे थे, तो रिसीवर को ये ख्याल नहीं करना है कि पैकेट नंबर 6 नहीं मिला। रिसीवर कैन जस्ट थिंक कि मेरे पास यहाँ पे बाइट नंबर 1300 to 1350 मिसिंग है, तो रिसीवर सिर्फ उन 50 मिसिंग बाइट्स का अकाउंट रख रहा होगा।
और सेंडर भी वही 50 मिसिंग बाइट्स उसको दे रहा होगा रिसीवर को। तो हमने डेटा का बाइट नंबर कर दिया। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक फ्लो चलता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जो डेटा की ट्रांसमिशन को एश्योर करवाता है। ये उस फ्लो की एक एग्जांपल है। दिस इज वन सिंपल टेलनेट सिनेरियो जिसमें एक टीसीपी सेंडर और एक टीसीपी रिसीवर है जो रिसीव कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं फाइल बिटवीन देमसेल्व्स। सीक्वेंस नंबर बेसिकली सेंडर स्पेसिफिक होता है। ऑब्वियसली जो डेटा होस्ट ए भेज रहा है, होस्ट ए अपने सीक्वेंस नंबर में उसका ख्याल रख रहा है। होस्ट बी ये डेटा रिसीव कर रहा है और होस्ट बी ख्याल रख रहा है कि मैंने कितना डेटा रिसीव किया है। तो यही काउंटर होस्ट बी अपने एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में मेंटेन कर रहा है। होस्ट बी और होस्ट ए हर आउटगोइंग डेटा पैकेट के साथ सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ऐड करेंगे। ऑब्वियसली 20 बाइट जो स्टैंडर्ड हेडर है ये हर पैकेट के साथ ऐड होगा, चाहे आपने कुछ एक्नॉलेज करना है या नहीं, चाहे आपने कुछ सेंड करना है या नहीं, ये स्टैंडर्ड 20 बाइट्स ऑफ डेटा ऐड होंगी। तो सेंडर जो चीज सेंड कर रहा है वो उनकी बाइट्स काउंट कर रहा है और हर स्टार्टिंग बाइट ऑफ पैकेट जो है उसको सीक्वेंस नंबर में लिख के भेज रहा है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 बाइट्स अवेलेबल थी तो हम 4 बाइट का ही एक नंबर रख सकते। तो मुझे अगर 1 GB की फाइल भेजनी है और मैं 1,000 के पैकेट बना के भेज रहा हूँ और मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ फ्रॉम 1, तो पैकेट नंबर 1 में मैं कहूँगा सीक्वेंस नंबर 1 है, पैकेट नंबर 2 में मैं सीक्वेंस नंबर कहूँगा 1001 है, पैकेट नंबर 3 में सीक्वेंस नंबर जो होगा वो 2001 हो जाएगा। तो ये मेरी बाइट नंबर है ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द डेटा एनकैप्सुलेटेड इन दिस पैकेट। रिसीवर इस पैकेट को रिसीव करेगा। अब दूसरी चीज यहां पे मैं बताने की जरूरत थी कि कितने बाइट्स ऑफ डेटा भेजेंगे। लेंथ फील्ड तो टीसीपी के अंदर था नहीं, यूडीपी के अंदर था, लेकिन टीसीपी में नेटवर्क लेयर पे लेंथ फील्ड था। तो रिसीवर जब पैकेट रिसीव करता है तो रिसीवर कैन फाइंड आउट कि उसे पैकेट में से कितने बाइट्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एक ही बाइट डेटा, तो रिसीवर को सेंडर ने बताया कि मैं 42 बाइट नंबर भेज रहा हूं। इससे पहले ऑब्वियसली 41 तक बाइट्स एक्सचेंज हुई होंगी, उस डिटेल में हम अभी के लिए नहीं गए। सेंडर ने रिसीवर के लिए को बताया कि मैं बाइट नंबर 42 भेज रहा हूं एंड आई एम सेंडिंग जस्ट 1 बाइट ऑफ डेटा। ये कोई टेलनेट का सिनेरियो है जिसमें कोई की स्ट्रोक भेजा गया। रिसीवर कहता है ठीक है, बाइट नंबर 42 जो है इट इज रिसीव्ड। इसने अपने पास इस किस्म की कोई एक मैपिंग रखी होगी जिसमें इस तरह से ये अपनी कोई बाइट्स का रिकॉर्ड रख रहा होगा। पहले एवरीथिंग अप टिल बाइट नंबर 41 हैड बीन रिसीव्ड। अब रिसीवर कहता है कि बाइट नंबर 42 हैड बीन रिसीव्ड। अब रिसीवर की नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट जो है इट इज बाइट नंबर 43। तो रिसीवर अपनी एक्नॉलेजमेंट में अपना नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर भेजता है। तो सेंडर का जो सीक्वेंस नंबर था वो ऑटोमेटिकली रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट नंबर को ड्राइव करवा रहा है। सेंडर ने भेजा 42 सीक्वेंस नंबर और एक ही बाइट थी, तो रिसीवर ने कहा ठीक है, बाइट नंबर 42 हैड बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब रिसीवर कहता है नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग बाइट नंबर 43। ये एक्नॉलेजमेंट असल में एक्यूमुलेटिव है। When receiver says 43 here, it's a message to the sender कि everything up till byte number 43 had been received successfully. अगर इस पैकेट में ये जो सेंडर ने भेजा था, होस्ट ए ने फर्स्ट पैकेट भेजा था, यहाँ पे 1 बाइट ना होती, 10 बाइट्स ऑफ डेटा होती, तो रिसीवर कहता कि मेरे पास everything up till byte number 52 had been received successfully. Now I am expecting byte number 53. तो इस 43 की जगह पे रिसीवर 53 ऐड कर देता। तो हमने सिर्फ 4 बाइट एक फील्ड ऐड करने से अपने पास नेटवर्क के पैकेट के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन कन्वे करवा दी। नाउ थिंक ऑफ दिस सिचुएशन जहां पे मैंने 4 पैकेट्स भेजे थे, रिसीवर को 2 मिले ही नहीं थे। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन में रिसीवर इतनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर देने के लिए जाता तो पैकेट हेडर जो थे बहुत वेरिएबल लेंथ के बनना शुरू हो जाते। हम उसको स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे थे। हमने कहा रिसीवर अपनी फर्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट, डजंट मैटर, हो सकता है इसके बाद
मजीद कुछ, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में 52 तक सब कुछ रिसीव्ड है, हो सकता है 54 फिर से रिसीव्ड हो, 55 रिसीव्ड ना हो, तो रिसीवर विल से 53 फर्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट ऑफ डेटा। ऐसे ही होस्ट बी से होस्ट ए के लिए भी तो कोई कम्युनिकेशन चल रही होगी। फॉर एग्जांपल होस्ट बी यहां पे अपने सीक्वेंस नंबर में कहता है 79, इसका मतलब ये है कि होस्ट बी जो है इट हैज ऑलरेडी ट्रांसमिटेड अप टिल बाइट नंबर 78 एवरीथिंग, ठीक है। होस्ट बी होस्ट ए को तमाम का तमाम डेटा ट्रांसमिट कर चुका है अप टिल बाइट नंबर 78। अब होस्ट बी होस्ट ए को ये बाइट नंबर 79 भेजने के लिए जा रहा है। Any questions so far? Great. इस 79 का ये मतलब नहीं है कि होस्ट ए सब कुछ रिसीव भी कर चुका है। होस्ट बी हैज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट 78 बाइट्स ऑलरेडी टू द नेटवर्क। वो होस्ट ए तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं वो अभी नहीं पता है। होस्ट ए का एक्नॉलेजमेंट नंबर ये चीज बता सकता है। If I look at acknowledgement number 79 here, it means that host A has received everything up till 78 bytes of data. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि हमारे कनेक्शन हमेशा जीरो से शुरू नहीं होते। हम देखेंगे बाद में जाके कोर्स में कि इनिशियल सीक्वेंस नंबर कहाँ से और कैसे शुरू होता है, और ये सीक्वेंस नंबर का ही एग्रीमेंट है जो कनेक्शन सेटअप में हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो जो आपका एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किसी कलीग ने किया था कि अगर मेरा हो गया और पिछले एग्जिस्टिंग कनेक्शन की कोई पैकेट रिसीव हो गया तो टीसीपी ऑब्वियसली उस चीज को हैंडल कर सकती है, क्योंकि वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा एक बाइट नंबर जो होगा वो टीसीपी को वहां पे रिसीव हो गया होगा। तो होस्ट ए का यहाँ पे 79 कहना जो है इट टेल्स होस्ट बी ये एवरीथिंग अप टिल बाइट नंबर 78 हैड बीन रिसीव्ड। अगला पैकेट जो होस्ट बी भेज रहा था दैट वाज बाइट नंबर 79, अगेन इट वाज सिंगल बाइट ऑफ डेटा। टीसी टेल दैट की एक एप्लीकेशन चल रही है जो एक एक बाइट जो भी की स्ट्रोक जा रहा है होस्ट बी वही की स्ट्रोक वापस भेज रहा है। तो होस्ट ए ने एक सिंगल बाइट ऑफ डेटा जब एक्सेप्ट की तो होस्ट ए ने कहा कि आई हैव रिसीव्ड एवरीथिंग अप टिल बाइट नंबर 79, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग बाइट नंबर 80। तो बाइट नंबर 80 जो है होस्ट ए के में यहाँ पे मौजूद है, डेटा होस्ट ए ने नहीं भेजा है कोई भी। एनी क्वेश्चन सो फार सर? So I believe we are very comfortable with TCP's sequence number and acknowledgement number mechanism. Great. इसी सिमुलेशन की थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड अगर हम स्टडी करें या हम कुछ केस स्टडीज को बना के यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें, ये जो डिस्कशन यहाँ पे मौजूद है आई थिंक वी कैन फर्स्ट गो थ्रू द लेक्चर और उसके बाद आके हम इस डिस्कशन को हैंडल कर सकते हैं। नाउ दीज आर फ्यू केसेस। नाउ आई वुड सजेस्ट आप बहुत ज्यादा डिटेल में स्लाइड्स को देखने की बजाय भी आई वुड रिक्वेस्ट कि इन सिनेरियोज को फोकस करने की कोशिश करें जिस सिनेरियो से हम गुजरने या डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिनेरियो था, होस्ट ए ने कोई एक पैकेट भेजा सीक्वेंस नंबर 92 विद 8 बाइट्स ऑफ डेटा। होस्ट बी का एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए था अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो? जी सर, होस्ट बी के एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए था? एनीवन? 93। एक्चुअली नो, होस्ट ए ने 8 बाइट्स ऑफ डेटा भेजी हैं। दैट इज व्हाई आई वाज फोकसिंग मोर ऑन द सीक्वेंस नंबर्स बिकॉज़ आई न्यू कि ये थोड़ा सा एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। होस्ट ए सेज कि मैं सीक्वेंस नंबर बाइट नंबर 92 से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं एंड आई वुड बी सेंडिंग 8 बाइट्स। सो इफ वी काउंट 8 स्टार्टिंग फ्रॉम द 92 तो ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99 तक जाएगा। Now host B would believe कि everything up till byte number 99 is received successfully. तो इसलिए host B ने अपना जो acknowledgement number दिया that was
100। सही है। अगर डेटा जो है पैकेट में 8 की बजाय 18 होता तो होस्ट भी अपने एक्नॉलेजमेंट में इंस्टेड ऑफ 100 110 भेज रहा होता एक्नॉलेजमेंट में। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट ऑफ डेटा एट द डेस्टिनेशन। जो भी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट होगी डेस्टिनेशन पे, वो डेस्टिनेशन का एक्नॉलेजमेंट नंबर होगी। एनी क्यूरीज ऑन दैट? ग्रेट। ये पैकेट समहाउ, जी सर, जी सर प्लीज। नो सर। ठीक है, लेट्स सपोज ये होस्ट ए से बी पे डेटा गया, बी ने एक्नॉलेजमेंट जनरेट की, ये पैकेट जो है होस्ट ए तक नहीं पहुंच सका। पैकेट रास्ते में नेटवर्क में कंजेशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, किसी भी वजह से पैकेट डिस्कार्ड हो गया। अब क्या होना चाहिए? क्या होस्ट बी को या ए को पता चल सकता है कि पैकेट डिस्कार्ड हो गया? सर होस्ट ए को रिसीव नहीं होगी एक्नॉलेजमेंट तो वो दोबारा सेंड कर देगा। एग्जैक्टली, होस्ट ए को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी तो होस्ट ए दोबारा पैकेट सेंड करेगा। यहां पे एक पॉइंट है, होस्ट ए के पास ये जानने का कोई मैकेनिज्म नहीं था कि पैकेट डिलीवर नहीं हुआ या एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। होस्ट ए के लिए मिसिंग एक्नॉलेजमेंट मींस के पैकेट डिलीवर नहीं हुआ था। ऑल्दो द पैकेट वाज डिलीवर्ड सक्सेसफुली टू होस्ट बी, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट हुई थी, लेकिन होस्ट ए उस पैकेट को दोबारा से भेजेगा। ठीक है, अब बात आती है होस्ट ए कब भेजेगा उस पैकेट को दोबारा से। तो होस्ट ए पे कोई एक टाइमर होना चाहिए जो एक सर्टेन टाइम जो है उसको डिफाइन करके बताए कि इतनी देर तक अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो इसका मतलब है पैकेट डिस्कार्ड हो गया है, पैकेट दोबारा भेजे जाने की जरूरत है। उस टाइम आउट को असल में हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कोर्स में आगे जाके हम देखेंगे कि टाइम आउट कैलकुलेशन खुद से एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग इसकी डिस्कशन है। ऑब्वियसली टाइम आउट हम कांस्टेंट नहीं रख सकते और टाइम आउट तमाम एप्लीकेशंस के लिए एक नहीं हो सकता। तो टीसीपी का टाइम आउट जो होता है वो अडॉप्ट कर रहा होता है नेटवर्क कंडीशन के ऊपर। ठीक है, मेरा टाइम आउट इवन सेशन टू सेशन भी अडॉप्ट कर रहा होता है। हो सकता है फेसबुक के साथ जो मेरा सेशन चल रहा है उस पर टाइम आउट ऑल चल रहा हो और यूट्यूब के साथ जो चल रहा है उसके लिए टाइम आउट ऑल चल रहा हो, क्योंकि दोनों की ट्रैफिक हो सकता है डिफरेंट कम्युनिकेशन पाथवेज से गुजर के जा रही हो, तो दोनों में डिलेज मुख्तलिफ आ रहे हो। तो टाइम आउट एक अडॉप्टिव टर्म है। टाइम आउट टीसीपी खुद से सीख रहा होता है। यहां से एज अ प्रोग्रामर अगर मैं आपसे पूछूं, सिंस यू विल बी डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क्स, तो अगर नेटवर्क में मैं मल्टीपल पैकेट्स भेजता हूं, फॉर एग्जांपल ऑन दिस राइट हैंड मैंने यहां पे नेटवर्क में 2 पैकेट भेजे हैं, तो मुझे कितने टाइमर्स चलाने चाहिए? सर 2। 2। अच्छा, एनी वन ऑफ यू आपने कभी अपने किसी प्रोग्राम में कोई टाइमर चला के देखा है? टाइमर जनरली आप अपनी मशीन्स में एलोकेट कर सकते हैं। एक खास जब भी वो इंटरवल पूरा होता है तो टाइमर जो है आपको इंटरप्ट कर देता है। ऑन कंप्लीशन आपका कोई मॉड्यूल होता है जो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। प्ले कीजिए कि अपने कोड में टाइमर वगैरह को चला के। सिंस हम टीसीपी की बात कर रहे हैं तो ये टाइमर टीसीपी के अंदर इंप्लीमेंटेड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है, तो ये चीज तो आपको इंप्लीमेंट नहीं करनी है, लेकिन जस्ट फॉर एक्सरसाइज ये एक अच्छी चीज है। मुझे यहाँ पे अगर मैं एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की बात करूं तो मुझे सिर्फ एक टाइमर की जरूरत है। जो मेरा ओल्डेस्ट इन एयर पैकेट है, मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड रखना है, एक लिस्ट मेंटेन करनी है कौन सा पैकेट किस टाइम पे नेटवर्क में गया था, और जो मेरा फर्स्ट मोस्ट पैकेट है मैं उसके लिए टाइमर चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल मैंने जब ये पहला पैकेट सीक्वेंस नंबर 92 भेजा, ये मेरे टाइम एक्सेस चल रहे हैं, तो इस पहले पैकेट के लिए मैंने टाइमर चला दिया। इसके बाद के पैकेट्स मैं वैसे ही भेजता जाऊंगा बिकॉज बाद के सारे पैकेट्स इस टाइमर के बाद ही टाइम आउट होंगे। तो जब मुझे इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी या जब ये पैकेट टाइम आउट हो जाएगा, तो तब मैं देखूंगा कि मेरा ओल्डेस्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट कौन सा है, मैं उसके अगेंस्ट टाइमर चला दूंगा। तो जस्ट बाय यूजिंग वन टाइमर में एक टीसीपी सेशन को मैनेज कर सकते हैं अपनी मशीन पे। सर, एनी क्यूरीज सो फार?
सर टाइमर सर डिपेंड करता है कि उसे एक्नॉलेज डेट मिल रही है या नहीं मिल रही है, जस्ट वो मतलब अपनी एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो दोबारा उस पैकेट को डिस्ट्रॉय करेगा। देखिए आपकी टीसीपी का जो रिसीव का फंक्शन है, आपके टीसीपी पे हर कुछ देर के बाद कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, तो आपका टीसीपी ऑपरेटिंग सिस्टम का बफर खुद से जैसे जैसे पैकेट रिसीव कर रहा होता है देख रहा होता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट आई है तो उस एक्नॉलेजमेंट के अगेंस्ट कोई टाइमर तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो उस टाइमर को खुद ब खुद कैंसिल किया जाएगा। टाइम आउट कॉल होना टीसीपी के लिए सीरियस इवेंट होता है। टाइम आउट जब भी कॉल होता है ये अपना स्लो कर दे, तो टाइमर बार बार टाइम आउट नहीं हो रहा होता है, टाइमर चल रहा होता है। जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आ रही होती है हम उस टाइमर को कैंसिल किए जाते हैं, नया टाइमर चलाए जाते हैं। जब भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो टाइम आउट का इवेंट कॉल होता है। टाइम आउट का इवेंट का मतलब ये है कि आप अपनी सेंडिंग बहुत स्लो कर दें। अब इसको मैं रिलेट करवाता हूँ आपकी एग्जांपल के साथ। कभी आपने अगर कोई लार्ज साइज फाइल डाउनलोड की है तो आपने कई दफा नोटिस किया होगा कि बड़ा अच्छा डेटा रेट आ रहा होता है और अचानक से वो बिल्कुल नीचे आ जाता है ग्राफ। दैट इंडिकेट्स अ टाइमर। ठीक है सर लेकिन सर इट मींस कि टाइमर डिपेंड करता है एक्नॉलेजमेंट आ रही है या नहीं आ रही। टाइमर डिपेंड करता है एक्नॉलेजमेंट आ रही है। टाइमर की जो टाइम आउट की वैल्यू है वो भी डिपेंड करती है कि एक्नॉलेजमेंट कितनी कितनी देर के बाद आ रही है। राउंड ट्रिप टाइम्स की बहुत ज्यादा यूजेज है टाइमर की टाइम आउट वैल्यू की कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन वो हम टाइम आउट के टाइम पे पढ़ेंगे। जी, टाइमर जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आ रही है टाइमर स्लिप होता जाएगा नई 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 पैकेट्स पे, क्योंकि एक सेशन में तो बैक टू बैक बहुत से पैकेट्स जा रहे हैं। जैसे हमारा ये जो वॉइस सेशन चल रहा है, इफ इट इज ऑन टीसीपी, तो इस पर सेकंड मेरी मशीन से तो 20 पैकेट्स निकल रहे होंगे ना, और आपकी मशीन से भी 20 पैकेट्स आ रहे होंगे। तो इतने टाइमर नहीं चल रहे हैं, टाइमर एक ही चल रहा है। जो भी ओल्डेस्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट एक्नॉलेजमेंट आती है, उसके बाद जो भी ओल्डेस्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट होता है जिसकी एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आई होती उसके लिए टाइमर चल जाता है, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एग्रीड? यस सर। एक और केस टाइमर की। जी सर प्लीज, एनी क्यूरीज? प्लीज इफ यू डोंट हैव क्यूरीज तो अपना माइक को आप म्यूट पे रखा करें ताकि आपकी एको जो है वो दोबारा बाकी लोगों तक ना आया करें। एनी क्यूरीज सर? एक और सिनेरियो देखते हैं राइट साइड पे। होस्ट ए और बी हैं। होस्ट ए बैक टू बैक पैकेट्स भेज रहा है विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सर्वर। इंटेंशनली हमने सिर्फ 2 ही पैकेट भेजे हैं। पैकेट नंबर 1 था सीक्वेंस नंबर 92 8 बाइट्स ऑफ डेटा। इस पैकेट नंबर 1 के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए? कोशिश करें पैकेट से पढ़ के ना बताएं, मुझे खुद से अपना गेस वर्क बताएं। 100 होना चाहिए। पैकेट नंबर 2 गया सीक्वेंस नंबर 120 बाइट्स ऑफ डेटा। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए था? 120 होना चाहिए था। ग्रेट। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। अगर पैकेट नंबर 2 जो है डेस्टिनेशन पे पहले पहुंच जाता, अगर ये वाला पैकेट यहां पे पहुंच जाता, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता? अज्यूमिंग इससे पहले सारा कुछ क्लियर था, सारी सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है। नेटवर्क है ना, पैकेट्स जो है आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। हो सकता है पैकेट नंबर 2 जो है पैकेट नंबर 1 से पहले पहुंच जाता डेस्टिनेशन पे। एक्नॉलेजमेंट नंबर इस केस में क्या होना चाहिए था? ट्राई फिगरिंग आउट। फ्लोट इन रॉन्ग आंसर्स, नो मैटर, डजंट मैटर। जी सर? 93। 93। मैं आपको हिंट देता हूं। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर है। एट बी मेरा क्या ख्याल है कि मुझे अगला बाइट नंबर क्या मिलेगा? सब कुछ ठीक से चल रहा होता तो बी को अगला बाइट नंबर क्या मिलना था? अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो बी को ये वाला बाइट नंबर मिलना था। यस सर। जी मुझे
यस सर, अब ऑडिबल है, बीच में आवाज कट गई थी सर। जी सर बीच मुझे में इंटरप्ट जी मेरी कनेक्टिविटी में कुछ इशू आया था। जी अगर ये पैकेट नंबर 2 पैकेट नंबर 1 से पहले डिलीवर हो जाता टू द डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन जो एक्सपेक्ट कर रही थी बाइट नंबर 92, तो चाहे यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 100 आ भी गया है तो 92 इज मिसिंग, तो मशीन बी उसे कहती है कि मुझे 92 ही चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि जहां पे मैंने 2 पैकेट्स भेजे बैक टू बैक, सीक्वेंस नंबर 92 8 बाइट्स ऑफ डेटा, ऑब्वियसली इसका एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर 100 20 बाइट्स ऑफ डेटा, एक्नॉलेजमेंट 120 बना। इन दोनों की एक्नॉलेजमेंट आने में डिले आ गया, टाइमर एक्सपायर हो गया। ये टाइमर जो एक्सपायर हुआ ऑब्वियसली पहले पैकेट का टाइमर एक्सपायर हुआ। जब भी टाइमर एक्सपायर हुआ तो हमने 2 काम किया, हमने एक नया टाइम आउट शुरू कर दिया सर आपकी आवाज कट रही जो ये नया टाइम आउट हमने शुरू किया आउटस्टैंडिंग पैकेट के लिए किया। ये यहां से आएगा, लेट्स अज्यूम कि ठीक है, मैं getting bad network quality message, let me जी सर, any improvements? यस सर, अब सही है। ग्रेट। मैंने जब ये 2 पैकेट बैक टू बैक भेजे तो पहला पैकेट यहाँ पे टाइम आउट हो गया, तो टाइम आउट होते ही मैं नया टाइमर चलाऊंगा जो कि मेरे दूसरे आउटस्टैंडिंग पैकेट का होगा। पहला पैकेट जब टाइम आउट हुआ तो उस पैकेट को मैंने रीट्रांसमिट किया। अब इस पैकेट को जब मैंने रीट्रांसमिट किया तो मुझे डेस्टिनेशन बी से क्या जवाब आना चाहिए था? डेस्टिनेशन बी को क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर कहना चाहिए था यहाँ पे? एनीवन जी? देखिए मैंने एक पैकेट भेजा है सीक्वेंस नंबर 92 विद 8 बाइट्स ऑफ डेटा। डेस्टिनेशन बी पे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर क्या है? डेस्टिनेशन बी कहां तक तमाम डेटा एक्सेप्ट कर चुकी है? सर 92 तक एक्सेप्ट किया हुआ है, तो अब ये वाला जा रहा है। डेस्टिनेशन बी को अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसको दोनों पैकेट मिल चुके हैं। कहां तक डेटा एग्जिस्ट करता है डेस्टिनेशन बी के पास? 120 तक। 120 तक। तो जब मैंने ये पहला पैकेट भेजा डेस्टिनेशन बी को, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 100, डेस्टिनेशन बी ने अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर मुझे 120 कहा है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है आपकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर है। इफ देयर इज अ गैप, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैंने बाइट नंबर 1 to 20 रिसीव किए हुए हैं, 20 to 30 नहीं है, 21 to 30 नहीं है, और 30 to 60 फिर रिसीव किए हुए हैं, दोबारा 60 to 70 नहीं है। तो जो पहला गैप है दैट इज 21 to 30, तो मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर कोई भी पैकेट आएगा तो 21 होना चाहिए। जब 21 to 30 मिलेगा तो उस पे आरएफसी इंसिस्ट नहीं करती, लेकिन ज्यादा जितनी इंप्लीमेंटेशन है वो यही कहती हैं कि आपके पास क्योंकि 60 तक है डेटा तो यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट सेइंग 61। सही है? तो बाइट एक्नॉलेजमेंट नंबर में आपने सिंपली अपना ये बताना है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका गैप क्या है। ठीक है, ये एक और पर्टिकुलर केस है। हमने 2 पैकेट भेजे थे होस्ट ए से, उसी केस का एक और सिनेरियो ये हो सकता है, दोनों एक्नॉलेजमेंट्स भेजी हैं। पहले पैकेट के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट आई 100, दूसरे पैकेट के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट आई 120। एक्नॉलेजमेंट 1 जो थी दैट वाज लॉस्ट, नेक्स्ट वाली एक्नॉलेजमेंट जो थी 120 वाली मुझे मिल गई। एट होस्ट ए मुझे क्या अज्यूम करना चाहिए कि डेस्टिनेशन बी को
एक पैकेट मिला है, ये दोनों पैकेट मिल गए हैं एट दिस पॉइंट? सर दोनों पैकेट मिल गए हैं जी, होस्ट बी को दोनों पैकेट मिल गए क्योंकि उसने मुझे एक्नॉलेजमेंट 120 कह दिया है। ठीक है, दैट मींस के होस्ट बी इज नाउ एक्सपेक्टिंग बाइट नंबर 120, तो मैं अगला पैकेट जो होगा बाइट नंबर 120 का भेजूंगा। देखें, बेसिकली मुझे एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाना था जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों बैक टू बैक बहुत सारे पैकेट्स एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं विदाउट इवन स्टॉपिंग। तो मुझे इस प्रोटोकॉल को बनाने के लिए बहुत एसेंशियल चीज ये चाहिए थी कि मेरे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ऐसे अडॉप्ट कर रहे हों कि चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो ये सारा का सारा काम बेसिकली एक्नॉलेजमेंट नंबर ने करवाया। एनी रिसीवर ऑफ द मिसिंग बाइट्स, तो जो भी मिसिंग बाइट होती है, फर्स्ट मिसिंग बाइट, आपको जब भी कंफ्यूजन आए तो रूल ये है कि फर्स्ट मिसिंग बाइट, जो भी फर्स्ट मिसिंग बाइट है एक्नॉलेजमेंट नंबर वही होगी, चाहे आपको कोई भी पैकेट मिले, चाहे वो कितना आगे के कितना पहले का पैकेट मिल जाए। सही है? कभी आपने यहाँ पे आपको एक टिप देता हूँ, कभी आपने गौर किया है बास एप्लीकेशंस जो होती हैं उनसे मैं फाइल डाउनलोड कर रहा होता हूँ, डाउनलोड कैंसिल होता है, जब मैं रिज्यूम करता हूँ तो मेरा डाउनलोड वहीं से शुरू हो जाता है। I'll be more than happy if anyone can answer. उसका रीजन हम पढ़ चुके हैं कि वो कैसे हो जाता है। डाउनलोड मैनेजर यूज किया आप लोगों ने कभी भी, कोई भी फास्ट डाउनलोड मैनेजर? जी, तो मेरे ख्याल में हम वेब ब्राउज़र में भी डाउनलोड दरमियान में, लेट्स से मैं 1 GB की फाइल डाउनलोड कर रहा था, 500 MB पे जाके फाइल डाउनलोड कैंसिल हो गया, मैं उसको रिज्यूम करता हूं तो फाइल डाउनलोड वहीं से शुरू हो जाता है। तो वो तो कनेक्शन दोबारा बनना चाहिए था, फाइल दोबारा से आनी चाहिए थी, तो ये क्या हुआ, ये कैसे वहीं से शुरू हो गया? उसने रीसेंट डेट एक्नॉलेजमेंट चेक कर ली। और भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, लेकिन एक साइड ये भी है कि मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर इतना ज्यादा जंप कर जाए तो सेंडर कैन लर्न कि उसके पास इतना डेटा ऑलरेडी मौजूद है। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? यस सर। यस सर। इफ आई हैड टू रिसीव 1000 बाइट्स ऑफ डेटा, मेरी कनेक्शन जो है 400 बाइट पे जाके टर्मिनेट हुआ था। अब आप मुझे दोबारा बाइट नंबर 1 भेज रहे हैं और मैं आपसे 401 कहता हूं, तो यू शुड लर्न ना कि मेरे पास 400 बाइट्स ऑफ डेटा पहले से मौजूद है। इसके साथ कुछ और चीजें चाहिए हैं। ऑब्वियसली सेंडर साइड जो है, सर्वर साइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टैक है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन थी एडिशनल बाइट की। ठीक है, क्या उसके सिक्योरिटी चेक्स वगैरह अलाउ करते थे कि वो आपको डेटा भेजे? तो हमेशा ये रिज्यूम नहीं होगा, आप गौर कीजिएगा, लेकिन यूजुअली ये रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ग्रेट जी, हम अपना लेक्चर यहाँ पे आज का टर्मिनेट करते हैं।